let us now move to the section 1.3 other modes of nutrition in plants. दूसरे कौन से तरीके हैं कि पौधों में न्यूट्रिशन के दूसरे कौन से तरीके हैं. लेट्स सी. देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड. वो अपना खाना नहीं बना सकते. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन. तो फिर वो जीवित कैसे रहते हैं और वो न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से उत्पन्न करते हैं या कहाँ से प्राप्त करते हैं. ओके, डिराइव हेयर मीन्स प्राप्त करना. लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स. तो ह्यूमन्स की तरह कुछ एनिमल्स की तरह कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, यानी कुछ ह्यूमन और एनिमल्स की तरह कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि भोजन के लिए दूसरे पौधों के द्वारा प्रोड्यूस किए गए फूड पर डिपेंडेंट रहते हैं. दे यूज़ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं. लुक एट फिगर 1.5. सो लेट्स सी द फिगर फर्स्ट. Figure 1.5 you can see a cuscata that is अमर बेल ऑन होस्ट प्लांट. आपको इस बड़े से पौधे पर ये जो येलोइश कलर में जो अमर बेल नज़र आ रही है, ये पैरासाइट है. ओके, और जो ये पौधा है, बड़ा सारा पौधा है, ये होस्ट प्लांट है. अब मैं आपको क्लियरली बता दूं कि होस्ट प्लांट क्या होता है. होस्ट प्लांट इज़ अ प्लांट ऑन विच अदर प्लांट डिपेंड्स फॉर फूड. ओके, ये वो पौधा होता है जिस पर कोई दूसरा पौधा फूड के लिए डिपेंडेंट रहता है. और पैरासाइट कौन सा होता है? ये वो प्लांट होता है जो किसी और प्लांट पर डिपेंडेंट रहता है. ओके, फूड के लिए. यानी इसमें अगर पिक्चर में आप साफ साफ देखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि ये जो अमर बेल है, ये बड़े सारे पेड़ पर क्या है, डिपेंडेंट है. तो ये अमर बेल जो है, कस्कटा जो है, ये पैरासाइट है. और जो ये बड़ा सारा पौधा है जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, ये क्या है, होस्ट प्लांट है. ओके, लेट अस रीड इट आउट फ्रॉम हियर. Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? क्या आपको एक येलोइश सा वायर्ड सा स्ट्रक्चर, ब्रांच यानी वायर्ड सी ब्रांचेस का स्ट्रक्चर जो कि स्टेम के चारों तरफ और ब्रांचेस के चारों तरफ घुमा हुआ है, क्या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर 1.5 फिगर में दिखाई दिया? यस, ऑफ कोर्स, दैट इज़ द कस्कटा और अमर बेल. इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल. जो ये कस्कटा है, अमर बेल है, इसके पास क्या होता है कि क्लोरोफिल नहीं होता. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग. ये क्या करती है कि रेडीमेड फूड लेती है, बना बनाया खाना लेती है. जिस पौधे पर भी ये क्लाइंब करती है, चढ़ती है, उसी पौधे से ये क्या करती है, बना बनाया खाना लेती है, क्योंकि इसके पास खुद के पास क्लोरोफिल नहीं होता. ओके, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट. और जिस पौधे पर ये क्लाइंब करती है, चढ़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट. ओके, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कस्कटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट. और जैसे कि ये जो कस्कटा है, अमर बेल है, ये जिस पौधे पर चढ़ जाती है यानी क्लाइंब करती है, जिस पौधे पर ये डिपेंडेंट रहती है, उसको ये फिर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स से वंचित कर देती है, यानी उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेती है. तो ये जो कस्कटा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट. आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स. क्या हम और दूसरे जो एनिमल्स हैं वो भी पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर. ओके, Paheli wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. अब पहली ये जानना चाहती है, ये जानने को इच्छुक है कि क्या जो मच्छर हैं, बेड बग्स हैं यानी खटमल हैं, लाइस है यानी जुएं, लीचेस यानी जोक, ये जो भी इंसेक्ट्स हैं जो हमारा ब्लड चूसते हैं, सक करते हैं. ओके, क्या ये सभी पैरासाइट्स हैं? पहली वांट्स टू नो दिस थिंग. ओके, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स. क्या आपने कभी देखा है या सुना है ऐसे पौधों के बारे में जो एनिमल्स को खाते हैं? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम. यहाँ पर ऐसे कुछ पौधे हैं कि जो इंसेक्ट्स को यानी छोटे छोटे जीवों को ट्रैप
ट्रैप मीन्स फंसा लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है, असाधारण बात नहीं है? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, और ऐसे जो पौधे होते हैं हो सकता है वो ग्रीन कलर के हों या किसी और कलर के। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। 1.6 में आप पौधे को देखिएगा, ये पिचर प्लांट है। ओके, पिचर मीन्स एक जग की तरह का। ओके, प्लांट शोइंग लिड एंड द पिचर, जो कि एक ढक्कन और पिचर को शो कर रहा है। ये जो है ये लिड यानी ढक्कन है। ओके, और ये जो लंबे वाला हिस्सा है ये क्या है? पिचर है यानी जग है, जग की तरह का। द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये जो जग की तरह का हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है, पिचर लाइक प्लांट है, प्लांट का पिचर लाइक जो हिस्सा है ये क्या है? ये मॉडिफाइड पार्ट है, यानी कि परिवर्तित किया गया हिस्सा है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड। जो अपेक्स है, लीफ का अपेक्स होता है जो लीफ की बिल्कुल टॉप है। ओके, एंड पॉइंट जो है लीफ का, उसको क्या क्या बनाया गया है, या वो किस चीज़ का काम करता है? वो ढक्कन का काम करता है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, जो कि इस पिचर का जो मुख है उसको ओपन कर देता है या क्लोज कर देता है। ओके, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ओके, इस पिक्चर के अंदर क्या होता है कि हेयर स्ट्रक्चर होता है जो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एनचेंगल्ड इनटू द हेयर। ओके, ये क्या कहता है कि जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर लैंड करता है, इसके अंदर जाता है, जो ढक्कन है ऊपर से वो क्लोज हो जाता है, और जो अब इंसेक्ट है वो इसके अंदर फंस चुका। और फंसता कैसे है? एंटेंगल्ड मीन्स अटक जाना, फंस जाना या उलझ जाना। फंसता कैसे है? जो हेयरी स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ होते हैं, वो नीचे तो आसानी से चला जाता है, लेकिन जब ऊपर की तरफ अगर आने की कोशिश करता है, जो हेयरी स्ट्रक्चर है वो उसको ऊपर नहीं आने देता, तो इसलिए वो एंटेंगल्ड हो जाता है, हेयर के अंदर उलझ जाता है, फंस जाता है। ओके, अटक जाता है, और ऊपर से जो ढक्कन है वो भी क्लोज हो जाता है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है और जो इंसेक्ट है वो पूरी तरह से अब फंस चुका होता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। जो इंसेक्ट है वो अब डाइजेस्टिव जूसेस जो कि पिक्चर के अंदर सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं, उनके द्वारा अब वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है, उनकी मदद से वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, और जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और ऐसे ही जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स हैं, यानी जो इंसेक्ट को खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि ऐसे पौधे जो यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स सोयल से ना लेते हों? भूजो इज़ कन्फ्यूज, भूजो कन्फ्यूज हो चुका है। इफ़ द पिचर प्लांट इज़ ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। कि अगर पिचर प्लांट जो है एक हरा पौधा है और ये फोटोसिंथेसिस भी कैरी आउट करता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, लेकिन फिर भी ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीड क्यों करता है? हो सकता है कुछ न्यूट्रिएंट्स ये इंसेक्ट से लेता हो जो इसको सॉइल से ना मिलते हों। Okay, now let us move on to the section 1.4, that is saprotrophs. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. आपने देखे होंगे कि मशरूम के पैकेट वेजिटेबल मार्केट में बिकते हुए आपने अक्सर देखे होंगे। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soils or on rotting wood during the rainy season. और आपने ये जो umbrella-like fluffy means फूला हुआ, okay? तो अम्ब्रेला की तरह फूला हुआ पैचेस, धब्बे की तरह, ग्रोइंग इन द मोस्ट सॉइल्स ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने रेनी सीजन में क्या देखा होगा? एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा जो कि फूला हुआ नज़र आता है, धब्बे की तरह का। ओके, कहाँ पर देखा होगा? मॉइस्ट सॉइल्स पर।
या तो जो गीली मिट्टी है, नमीदार मिट्टी है, उस पर देखा हुआ है, या रॉटिंग वुड। रॉटिंग वुड मीन्स कि जो वुड हल्की सी गली हुई हो, ओके, जिस वुड का सड़ना शुरू हो चुका हो, उस चीज़ पर ये आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। यू कैन ऑल्सो सी इन द फिगर 1.7 दैट पैकेट ऑफ मशरूम एंड अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल इज देयर। ओके, डिकेड मटेरियल क्या होता है, यानी कि जो मटेरियल ख़राब होना शुरू हो चुका होता है या सड़ना शुरू हो चुका होता है। ओके, तो आप इस फिगर 1.7 में ये चीज़ें देख पा रहे होंगे, और मार्केट में आपको इस तरह का पैकेट मिल जाएगा वेजिटेबल मार्केट के अंदर। और ये जो है ये एक डिकेड मटेरियल के ऊपर ये जो मशरूम है ये उगी हुई है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो चलिए हम पता लगाते हैं कि किस तरह के न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और वो कहाँ से इनको मिलते हैं। भूजो wants to know how these organisms acquire nutrients। अब भूजो जानना चाहता है कि ये जो organisms हैं ये इनको ये nutrients हासिल कैसे होते हैं। ओके, ये कैसे प्राप्त कर लेते हैं इन nutrients को। They do not have mouths like animals do। उनके पास मनुष्य की तरह या एनिमल्स की तरह मतलब मुख तो है नहीं, तो फिर ये मतलब कैसे लेते हैं। दे आर नॉट ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ना ही ये हरे पौधे हैं, ओके, एज दे लैक क्लोरोफिल, यानी कि हरे पौधे नहीं है तो उनमें जो क्लोरोफिल है ही नहीं, या लैक मीन्स क्लोरोफिल की कमी है, एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और वो फोटोसिंथेसिस से फूड नहीं बना सकते। तो चलिए देखते हैं कैसे वो न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं। उससे पहले हम एक बार एक्टिविटी 1.2 देख लेते हैं, जिसमें कि हमें एक आइडिया मिलेगा। ओके, इसी के बारे में हमें एक आइडिया मिलेगा। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोशन इट विद वाटर। एक ब्रेड का छोटा पीस लीजिए, टुकड़ा लीजिए, और उसको गीला कर लीजिए, या हम कहें तो उसमें नमी आ जाए, इसलिए उसको नम कर लीजिए, गीला कर लीजिए। लिव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और until fluffy patches appear on them। अब उसको 2-3 दिन के लिए मॉइस्ट यानी कि नमीदार जगह पर छोड़ दीजिए। ओके, तो जब तक कि उसके ऊपर फ्लफी पैचेस ना अपीयर हो जाएं, ओके, फूले हुए धब्बे से ना अपीयर हो जाएं, एज शोन इन द फिगर 1.8। एंड फिगर 1.8 हेयर शोज फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड। जो फंजाई है वो ब्रेड पर कैसे ग्रो करती है। हेयर यू कैन व्यू एंड देयर इज अ एनलार्ज व्यू कि जो फंजाई है वो कैसी प्रतीत होती है, आप देख सकते हैं। यानी कि उसको ब्रेड को मॉइस्ट करने के बाद 2-3 दिन छोड़ने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ओके, सो व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस। तो इन पैचेस का कलर क्या है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप इन पैचेस को एक माइक्रोस्कोप के अंदर या एक मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी होता है, ओके, और मैग्नीफाइंग ग्लास जो है हम उसको बोल सकते हैं आवर्धक लेंस होता है, यानी कि एक ग्लास होता है दैट इज़ यूज टू व्यू द लार्ज व्यू ऑफ स्मॉल और टाइनी ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये दोनों ही चीज़ें आप अपने स्कूल की लेबोरेटरी में आपको देखने को मिल जाएगी। तो उनके नीचे आप अपने इन पैचेस को देखिएगा। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। फिर अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपने ऑब्जर्व किया, उसको नोटबुक में लिखिएगा। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। अब देख पाएंगे कि जो कॉटन की तरह के जो धागे हैं वो ब्रेड के पीस पर फैले हुए हैं। ओके, सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। और ये जो कॉटन की तरह के ये जो धागे हैं, थ्रेड्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो तरीका है न्यूट्रिशन को गेन करने का वो अलग ही है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। ओके, ये जो है फंजाई हैं, ये इन्होंने अपना जो न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त किया, ब्रेड से। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन from the bread. This mode of nutrition in which organism take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो ये तरीका है न्यूट्रिशन का, कौन सा, इन विच
ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव है, वो डेड और डिकेइंग मैटर से, यानी कि या तो मरे हुए, डेड का मतलब जो ख़त्म हो चुका हो, और डिकेइंग मीन्स जो पूरी तरह से सड़ना शुरू हो चुका हो, पूरी तरह ख़राब हो चुका हो, गलना शुरू हो चुका हो, ऐसे मटेरियल से न्यूट्रिशन लेना किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या कहलाता है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कौन सा मोड होता है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। ओके, fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। जो fungi है वो अचार पर, pickle means अचार, leather पर, कपड़ों पर, and other articles that are left in hot and humid weather for long time। ओके, तो ये जो फंजाई है ये किस किस पर ग्रो करती है? अचार पर, लेदर पर, कपड़ों पर, या फिर कोई भी आर्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हॉट और ह्यूमिड वेदर में, यानी कि ह्यूमिड मीन्स सिलंदार वेदर के अंदर छोड़ दिया जाता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और रेनी सीजन के अंदर ये जो है काफ़ी चीज़ें स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंजाई इन योर हाउस। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि जो फंजाई है वो कितनी हार्मफुल है, यानी कि वो रेनी सीजन में क्या क्या ख़राब कर सकती है आपके हाउस में। काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप अपने पेरेंट्स से ये चीज़ पूछेंगे। ओके, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स हैं मीन्स जो फंगल के स्पोर्स हैं वो आमतौर पर क्या होते हैं कि एयर में ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब वो वार्म और वेट थिंग्स पर क्या करते हैं? लैंड करते हैं, यानी एक तरह से वहाँ पर टिक जाते हैं। ओके, या वहाँ पर होते हैं, तब वो क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। व्हाट इज जर्मिनेट मीन्स? जर्मिनेट मीन्स अंकुरित होना। ओके, अंकुरित होकर वो फिर बढ़ने लग जाते हैं। फर्स्ट बिफोर दिस वी मस्ट गो नियर पहली इज कीन टू नो वेयर हर ब्यूटीफुल शूज। नहीं, पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज which she wore on special occasions were spoiled by fungi during the rainy season। पहली ये जानने को इच्छुक है क्या जो उसके सुंदर से जूते थे, क्या वो जो कि वो मतलब स्पेशल ओकेजन, कोई अवसर पर ही पहनती थी, क्या वो फंजाई के द्वारा ही ख़राब की गई हैं रेनी सीजन में। सी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंजाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और वो जानना चाहते हैं कि जो फंजाई है वो एकदम से रेनी सीजन में कैसे आ जाती है। Buzo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus। बुजो कहता है कि जो उनके दादा हैं, उनके दादाजी ने उन्हें बताया कि उनके जो गेहूं के खेत हैं वो एक बार ख़राब हो चुके थे फंगस की वजह से। He wants to know if fungi causes diseases also। और वो जानना चाहता है कि क्या जो फंजाई है वो बीमारियां भी फैलाता है, डिजीज़ भी फैलाता है। पहली told him that many fungi like yeast and mushroom are useful but some fungi causes diseases in plants। तो उसको पहली बताती है कि काफ़ी जो फंजाई हैं, जैसे ईस्ट है यानी खमीर, ओके, और मशरूम्स हैं, ये काफ़ी सारे जो फंजाई हैं वो यूज़फुल हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंजाई हैं जो कि डिजीज़, पौधों में डिजीज़ का कारण बनते हैं। ओके, पौधों में भी, एनिमल्स में भी, और कुछ ह्यूमंस को भी इंक्लूड करते हुए। सम फंजाई आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन। और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो मेडिसिन के तौर पर यूज़ होते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जैसे ही जो हवा के अंदर क्या होते हैं, हवा के अंदर जो फंगल स्पोर्स होते हैं, ओके, जब वो लैंड करते हैं किस पर? वेट और वार्म थिंग्स पर, तो वो अंकुरित होना स्टार्ट कर देते हैं, और अंकुरित होने के बाद वो ग्रो कर जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो क्या आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि हम अपनी चीज़ों को स्पॉइल होने से, यानी ख़राब होने से, विनाश होने से कैसे बचा सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ
शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, जीव ऐसे हैं जो कि एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों ही चीज़ें ये शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि पौधे की जड़ों में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। जो पौधा है वो फंगस को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और बदले में, इन रिटर्न, बदले में जो फंगस है वो पौधे को क्या प्रोवाइड करता है, वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स। ओके, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचेंस, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। जैसे लिचन जो शैवाल है, ओके, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिसमें कि क्लोरोफिल कंटेनिंग जो ये पार्टनर होता है, जैसे कि एल्गा है, एल्गा एंड फंगस है, ओके, ये दोनों इकट्ठे एक साथ रहते हैं। जो फंगस है दैट प्रोवाइड शेल्टर, ओके, एंड वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। जो फंगस है वो शेल्टर, वाटर और मिनरल्स एल्गा को प्रोवाइड करता है। एंड इन रिटर्न, और बदले में जो एल्गा है प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। तो बदले में जो एल्गा है वो क्या करता है, भोजन तैयार करता है और उसको फंगस, जो एल्गा है फंगस को फिर वो भोजन प्रोवाइड करता है। ओके, so let us now move to the section 1.5, how nutrients are replenished in the soil। तो जो ये क्या कहना चाहता है, सेक्शन 1.5 को एक बार हेडिंग दोबारा पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा, इससे कुछ आइडिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। आपने ये देखा कि जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, रॉ मटेरियल ज़्यादातर कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। लेकिन इस सॉइल के अंदर ये रिप्लेनिश कहाँ से होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे तो यूज़ किए जा रहे हैं, तो इसकी भरपाई कहाँ से होती है, इसकी बाद में पूर्ति कहाँ से होती है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग manure or fertilizer in the fields, or gardeners using them in the lawns or in pots? You know why this is done? क्या आपने कभी किसानों को मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स अपने खेतों में डालते देखा है? मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों ही खाद हैं। ओके, मैन्योर जो है वो डंक से, यानी कि काउ डंक से या बफेलो डंक से, भैंस के गोबर से या फिर जो गाय का गोबर है उनसे बना होता है। लेकिन जो फर्टिलाइज़र है, ये जो खाद है, ये केमिकल से बना होता है। तो आपने कभी किसानों को देखा है कि मतलब ऐसी खाद को डालते हुए अपने खेतों में, या गार्डनर को देखा हो कि लॉन में या फिर गमलों में, पोट्स के अंदर खाद को डालते हुए? डू यू नो व्हाई दिस इज डन? और क्या आपको पता है ये क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब्स मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने अभी पढ़ा कि जो प्लांट है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर से सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। और फिर ऐसा करने से क्या होगा, लगातार अगर ऐसे एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, उनकी जो अमाउंट है सॉइल के अंदर वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। ओके, जिस अमाउंट में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो अमाउंट जो है डिक्लाइन करना शुरू कर देगी, यानी कि घटना शुरू कर देगी। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, ओके, और भी बहुत सारे। तो दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी ज़रूरत है कि हम इनको टाइम टू टाइम सॉइल के अंदर ऐड करें ताकि ये सॉइल को एनरिच करें, यानी उपजाऊ बनाएं। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants। हम पौधे उगा सकते हैं और उनको हेल्दी भी रख सकते हैं। कब? अगर हम जो उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है पौधों की उनको फुलफिल करते रहें। यूजली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। कि अक्सर क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, जो फसल होती है, वो बहुत सारी नाइट्रोजन क्या है एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। डेफिशिएंट मीन्स कमी हो जाना। ओके, you learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide। और आपको पता है
आपको पता है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो भरपूर मात्रा में हमारे एनवायरनमेंट में है, ओके, एयर के अंदर भरपूर मात्रा में है, लेकिन जो पौधे हैं वो इसको उस मैनर में यूज़ नहीं कर पाते, उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाते जिस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तो अल्टा पल्टी वो सीधा का सीधा लिव्स से करते रहते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन को ऐसे गेन नहीं कर पाते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म, उनको जो नाइट्रोजन है एक सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए, यानी कि घुलनशील फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूजेबल फॉर्म। तो जो एक बैक्टीरिया है जिसको हम राइजोबियम बोलते हैं, वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेज्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। तो ये जो राइजोबियम है, अगर ये खुद का खाना बना ही नहीं सकता तो सीधी सी बात है कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो ये अक्सर क्या करता है कि जो ग्राम है, चना है, पी यानी मटर है, मूंग है, बीन्स यानी सेम की जो यानी सेम कह लो फली होती है, ओके, या फिर कोई और लेज्यूम यानी कि कोई और फलीदार पौधा होता है, ओके, दालें होती है, इन सभी के क्या करता है ये जड़ों में रहता है, ओके, और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और बदले में जो पौधे होते हैं, जो ये पौधे होते हैं जिनके जड़ों में ये राइजोबियम रहता है, ये बदले में राइजोबियम को क्या देते हैं, फूड और शेल्टर देते हैं, यानी रहने को जगह और खाने को भोजन। दी दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इसलिए इनके अंदर क्या होती है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंट फॉर द फार्मर्स। तो अब ये जो एसोसिएशन है, ये जो हम कहें इनका जो संगठन है, इनकी जो दोस्ती है किसकी, बैक्टीरिया और इन पौधों की, तो ये किसान के लिए बहुत मददगार है, किसान के लिए ये बहुत महत्व रखती है, ओके। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र वेयर लेज्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, ओके। जहाँ पर ये हमें जो दोस्ती है, ये जो एसोसिएशन है राइजोबियम और पौधों की, ये जिस खेत में देखने को मिलती है, वहाँ पर किसान को जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स हैं, उनको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम केमिकल्स से बच जाते हैं, ओके। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेज्यूमिनस प्लांट्स। जितनी भी प्रकार की दालें हैं उनमें से ज़्यादातर दालें लेज्यूमिनस प्लांट से ही क्या होती हैं, हमें मिलती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि ज़्यादातर पौधे क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी कि खुद का खाना खुद बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सैप्रोट्रॉपिक, और कुछ ही पौधे ऐसे हैं जो पैरासिटिक हैं या फिर सैप्रोट्रॉपिक है, यानी कि पैरासिटिक यानी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, और सैप्रोट्रॉपिक अभी अभी हमने पढ़ा कि उनकी दूसरे के साथ एक समझौता होता है, एक दोस्ती होती है, क्योंकि वो बदले में शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, तो वो उनको बैक्टीरिया वगैरह उनको जो है फूड प्रोवाइड करते हैं। दे डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, वो न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रोप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे हेटेरोट्रोप्स की कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं, क्योंकि जितने भी ये पौधे हैं और एनिमल्स हैं, ये दूसरे के इस तरह के पौधे, सारे पौधे नहीं हैं जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और कुछ एनिमल्स जो सारे के सारे ही एनिमल्स लगा लो, क्योंकि एनिमल्स भी तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो भी किस चीज़ की कैटेगरी में आते हैं, हेटेरोट्रोप्स की कैटेगरी में आते हैं, ओके। ऑल एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स। Can we say that insectivorous plants are partial heterotrophs? Yes, of course we can say, because there must be some of the nutrients which they will not be getting from, they are not getting from the soil, और इसीलिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो अपना चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। यू कैन हैव अ लुक ओवर दीज कीवर्ड्स: ऑटोट्रॉपिक, क्लोरोफिल, हेटेरोट्रॉप्स, होस्ट, insectivorous, nutrient, nutrition, parasite, photosynthesis, saprotroph, saprotrophic, स्टोमेटा, ये सारी वर्ड्स हमारे आगे आई हैं और हमने इनको अच्छे से पढ़ा भी है। तो चलिए फिर भी एक बार वी मस्ट सी व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ।
the first point, that is all organism need food and utilize it to get energy for growth and maintenance of their body. जितने भी organisms हैं सभी को खाना चाहिए, सभी उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी पाने के लिए, और एनर्जी किस लिए, ग्रोथ और मेंटेनेंस की करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए चाहिए. ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे आर ऑटोट्रॉफ्स. जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इसीलिए जो भी पौधे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रखते हैं. प्लांट्स लाइक कस्कटा आर पैरासाइट्स. जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं जैसे कि कस्कटा, वो क्या है, यानी अमर बेल. ओके, जैसा कि हमने फिगर में भी देखा था, एक बड़े से पेड़ के ऊपर येलो सी जो अमर बेल थी यानी कस्कटा थी, वो पैरासाइट है. दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट. वो जिस पौधे के ऊपर थी उसको होस्ट प्लांट बोलते हैं क्योंकि वो उसी से तो अपना भोजन लेती थी. प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड. जो पौधे हैं वो साधारण से केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं अपना भोजन तैयार करने में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मिनरल है. क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. और जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं वो क्या चीज़ें हैं, क्लोरोफिल है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड सनलाइट है. ओके, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं कौन से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सभी क्या है, प्रोडक्ट हैं किसके, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं. यानी कि फोटोसिंथेसिस के बाद हमें क्या मिलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स यानी जटिल या फिर पेचीदा केमिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं सच एज कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल्स प्रेजेंट इन द लीव्स एंड प्लांट्स. जो सोलर एनर्जी है यानी कि जो सन से एनर्जी हमें मिलती है, पौधों को जो सन से एनर्जी मिलती है, वो जो पौधे हैं वो उनके लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है वो उनको स्टोर कर लेता है. ओके, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है. ओके, ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल. और जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है वो किसके द्वारा यूटिलाइज की जाती है, वो जीवित चीज जीव के जीव उनको यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी उनको जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. मैनी फंजाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. और बहुत सारे फंजाई हैं जो कि न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं कहाँ से, डेड और डिकेइंग मैटर से, यानी कि गले सड़े मटेरियल से उनको प्राप्त करते हैं. दे आर सैप्रोट्रोप्स, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रोप्स बोलते हैं. अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल animals are dependent on other for their nutrition and are called heterotrophs. कुछ पौधे, सारे पौधे नहीं, कुछ पौधे, and all plants और नहीं, a few plants and all animals, यानी कुछ पौधे और सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो दूसरे के द्वारा तैयार किए गए भोजन पर, दूसरे के न्यूट्रिशन पर डिपेंडेंट रहते हैं और इसलिए उनको क्या बोला गया है, हेटेरोट्रॉप्स बोला गया है. ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है. यू मे हैव अ लुक ओवर द एक्सरसाइज and I think that you can easily answer these questions based on the explanation of the chapter. So have a look and thank you for watching this video till here. Thank you.